हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीटेट होता है एग्ज़ाम, इसमें दो पेपर होते हैं। एक तो पेपर फर्स्ट होता है जो 1 से 5 तक के बच्चे के लिए होता है, यानी प्राइमरी लेवल का होता है। वहीं अगर हम बात करें तो जो पेपर सेकेंड होता है वो 6 to 8 के लिए होता है, यानी अपर प्राइमरी के लिए होता है। तो यहाँ दो पेपर हम सभी जानते हैं, लेकिन आज फिलहाल हम बात करने वाले हैं पेपर 1 में जो मैथ सेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप उसे कैसे डील करोगे। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कुछ लोगों की पकड़ तो इसमें बहुत अच्छी होगी, शायद उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो ये। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं कि शायद मैथ का नाम सुनते ही वो डर जाते हैं, और कुछ ऐसे फॉर्म भी निकलते हैं जिनको भरने में भी वो डरते हैं कि भाई क्योंकि इसमें मैथ पूछा गया इसलिए हम इस फॉर्म को नहीं फिल करेंगे क्योंकि ये मैथ हमसे क्लियर नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैथ में हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले हैं, बल्कि हम मैथ में पेडागॉजी करने वाले हैं। पेडागॉजी हमारा मार्क्स गेन करने में हमारी मदद करने वाला है। वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। आपके सीडीपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी हिंदी है, ठीक है, आपकी ईवीएस है, ठीक, आपका मैथ हो गया। एंड अगर हम बात करें इंग्लिश और संस्कृत, तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश लेना चाहते हैं या संस्कृत। ये आपके ऑलरेडी जब आप फॉर्म फिल करते हैं तभी आपको फिल करना पड़ता है, फिर आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा रहता है। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे 30-30 जो प्रश्न होते हैं और 30-30 नंबर आपको मिलते हैं। इनमें से हर एक सेशन में आपके 15 नंबर की पेडागॉजी आती है। ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा कि 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी आती है। तो यानी वेटेज किसका है? पेडागॉजी का है, क्योंकि पेडागॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, यानी शिक्षा शास्त्र, जो आपके समझने पे बेस्ड है। अगर आपने उसको समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई, आपने कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ा है चीज़ों को, अगर नहीं भी पढ़ा तो आप नेचुरल चीज़ों से आप उसको रिलेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत, ये नहीं कहूँगी कि बहुत ईजी है। अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ पाए तो फिर बहुत दिक्कत है। क्योंकि कई बार हम लंबे लंबे क्वेश्चन देखने के बाद डर जाते हैं कि अब इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो यहाँ जो दिक्कत आती है, ये प्रॉब्लम लगातार प्रैक्टिस से दूर हो सकती है। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आज के क्वेश्चन शुरू करूँगी और हम करेंगे मैथ की पेडागॉजी। तो ये लगातार सेशन चलता रहेगा जहाँ हम ईवीएस, हिंदी, सीडीपी, ठीक है, सीडीपी की थ्योरी क्लासेस भी आपको लगातार मिल रही हैं। पिछली क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं। एंड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको लगातार मिल रहे हैं। उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। अगर ये आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। यानी कक्षा 5 के, ठीक है, विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ए, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। बी ऑप्शन है आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र समझाना। सी ऑप्शन है इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। और डी ऑप्शन है विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। तो ये ए से लेकर डी तक आपके 4 ऑप्शंस हैं। आप ऑप्शंस को देखिए और राइट आंसर तक पहुंचिए। यहाँ पे एक फ़ायदा आपको ये भी है कि अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद हिंदी समझ में नहीं आती, कुछ लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो यहाँ मैंने दोनों चीज़ें इंक्लूड की हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में हो सकता है क्योंकि ट्रांसलेट इंग्लिश है ये, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल
आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। तो यहाँ देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी हथेली है, पत्ती है, पेंसिल है, तो ये दैनिक जीवन में बच्चे आसपास देखते हैं। जो ये चीज़ें देखते हैं तो उनसे वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ समझ के चलनी है कि हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है जिसे बच्चे देखते हैं, बच्चे आसपास अपने वातावरण में देख रहे हैं। अगर आप उन चीज़ों को उदाहरणों के तौर पे चीज़ें प्रयोग करोगे तो बच्चे उन चीज़ों से जल्दी अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, बी है संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करा के, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इनकी प्रैक्टिस कराई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराया जाए, या फिर केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, या फिर केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आप सीटेट जैसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट फेज़ है, क्योंकि ये देखो एक एग्ज़ाम कहते हैं ना कि जैसे मान लो हम केवीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एक ये फर्स्ट पड़ाव है। इस पड़ाव को पार करके हमें और भी पड़ाव पार करने हैं, तब जाके हमें जॉब मिलेगी। तो यहाँ अगर हम बात करें तो अगर आप थोड़ा बहुत ट्रिक भी याद रखेंगे ना, ट्रिक्स वगैरह अगर आप याद रखेंगे, तो जो क्वेश्चन आप कई मिनट लग जाते हैं आपको, वो कुछ सेकंड में आप कर लोगे। जैसे कि अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी में केवल लिखा हुआ है ना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। जहाँ पे ओनली आए, सिर्फ आए, सदैव आए, तो ऐसी जो जगहें होती हैं और ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं, इनको हमेशा गलत कर देना चाहिए, क्योंकि ये राइट हो ही नहीं सकते। केवल वाले क्वेश्चन कभी भी राइट नहीं होंगे, याद रखिएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर डी में भी केवल दे रखा है, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके, तो यहाँ पे भी आपका आंसर सही नहीं होगा। तो देखो एलिमिनेट कर पाए आप, दो ऑप्शन तो आपके वैसे भी हट गए। अब बचे आपके दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन में वो चूज करिए जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन सीटेट उस चीज़ की बात करता है जहाँ पे सबसे बढ़िया आंसर आ रहा हो, सबसे ज़्यादा अच्छा हो। तो जैसे आप देखो कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों यानी एक्टिविटी की बात हो रही है। एक्टिविटी को हमेशा प्रमोट किया जाता है का आयोजन करके। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, यानी किसी चीज़ का आप पूरे समय अभ्यास ही करवाते रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराते रहोगे, तो ये वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हम क्लास में अभ्यास तो कराते हैं लेकिन उसमें एक्टिविटी भी इंक्लूड करते हैं। तो एक्टिविटी जितना करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर है। आई होप आप चीज़ समझ रहे हैं, क्योंकि सीटेट पेपर लेंदी आता है, उसमें आपका टाइम बहुत जाता है और इस टाइम के चक्कर में कई आते हुए क्वेश्चन आप गलत कर जाते हैं। तो ये जो गलतियां हैं ये नहीं करनी है इसमें। अगर आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, एक दो नंबरों से रह गए हैं, तो फिर ये गलतियां आप सुधारिए। ठीक है, ये रहा आज का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा थर्ड के विद्यार्थी को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर यानी फुट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। आपके बी ऑप्शन है नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो। आपका थर्ड है विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, और ऑप्शन आपका डी है सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके सीटेट में। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, इग्नोर मत कीजिएगा, इनको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा राइट आंसर है, यानी
आपका विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर यानी फुट्टा नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ये आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो ऐसे ही आपको आंसर लगाने हैं, ऐसे ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और इस तरीके से आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्योकलन के कौशल में परिवर्तन प्राप्त करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, सी है 6 अंकों तक गणना कराना, या फिर डी है संख्याओं को सैकड़ों, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान, यहाँ मानव ना होके मान होगा। ठीक है, यानी स्थानीय मानों की यथार्थता को समझना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे बात करें, ह्यूमन नहीं होगा। ठीक है, ह्यूमन लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मानो ना हो के मानो है, मान जिसे बोलते हैं। सो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संख्याओं को आंकड़ों, दहाइयों और इकाइयों के समूह में देखना। सो ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखिए, अगर हम ऐसे ही लगातार प्रिपरेशन करते हैं और लगातार तैयारी करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि समय धीरे धीरे जाता रहता है और बात ये है कि हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है कि हम लंबे समय, एक पढ़ाई का भी समय होता है। लोग बोलते हैं कि हम लंबे समय तक पढ़ सकते हैं, जब तक जीवन है तब तक पढ़ाई है, लेकिन अगर एक एज तक हमारी जॉब लग जाती है तो जो हमारी ड्रीम है, जो हमने अपनी फैमिली के लिए देख रखा है, सो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वक्त मेहनत कर लीजिए अपना फ्यूचर ग्रो करने के लिए। जैसे कि अभी स्टार्टिंग की जो रिसेंट की जो न्यूज़ है आपकी, अनन्या यादव करके एक छोटी सी बच्ची है 8 वर्ष की, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और उसके घर पे आग लग गई, बुलडोजर वगैरह चल रहा है और वो बुक्स बचाने के लिए घर के अंदर गई और बुक्स का जो थैला है उसको लेकर भागी। तो वो भागने वाली फ़ोटो काफ़ी वायरल हो गई थी। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि क्या कीमत है उस लड़की के लिए उस बुक की, क्योंकि वो कह रही थी ना कि मुझे आईएएस बनना है और अगर मेरी बुक जल गई तो मैं पढ़ूंगी कैसे, आगे कैसे बढ़ूंगी। सो एक चीज़ अच्छी ये है, उसकी एक चीज़ बात बहुत अच्छी लगी, और एक तरीके से सोच ये देखो कि एक बुक्स ही है, एक स्टडी ही है जो आपको गरीबी से बाहर निकाल सकता है ना। ठीक है, यानी वो जो चीज़ दिला सकता है जो आप सपने में सोचते हो। सो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है डैश 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 है। ऑप्शन ए भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले, ऑप्शन बी बहुत सारे सवाल हल करना, ऑप्शन सी है सूचना और संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करना, और ऑप्शन डी है प्रतिरूपों का प्रयोग करना। सो चारों ऑप्शन देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए कि सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और आंसर दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूमिका निर्वाह, यानी आपका रोल प्ले। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के लिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ जी, एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। पहेली है, मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य है, मतलब इस गतिविधि का, इस एक्टिविटी का क्या उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, ऑप्शन बी है योगात्मक आकलन करना, ऑप्शन सी है
विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, और ऑप्शन डी है कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना। सो तोड़ना तो कहीं होगा ही नहीं कि भाई कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना, तो डी तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया, वो होगा नहीं आंसर। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। तो जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे बोला गया कि मैं 8 दहाइयों, ठीक है, और 4 इकाइयों से कम हूँ, ठीक है, और इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है, तो आधार 10 यानी 8 दहाइयाँ। आधार 10 मतलब क्या हुआ, 8 दहाइयाँ, ठीक है, 8 दहाइयाँ, और स्थानीय मान की संकल्पना को क्या कर रहा है, ये दृढ़ कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 7। योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। आपके ऑप्शंस हैं सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, ऑप्शन बी है सवाल की पहचान सही संक्रिया निष्पादित करना, सी है गलत आंशिक रूप से सही पूर्णतः सही, और डी है सवाल का बोधन निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान समस्या का क्या लिखा हुआ है, गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। सो आप क्वेश्चन पढ़िए और फिर आप आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िए फिर आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ के जो आपकी पेडागोजी है ये भी आपको डिफिकल्ट लग सकती है, क्योंकि मैथ की पेडागोजी भी आपकी इजी, सॉरी एक सेकेंड ना, मैथ की जो पेडागोजी है ये भी आपकी इजी नहीं है, ये भी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, अदरवाइज़ ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ में, क्योंकि सीटेट में अगर जो चीज़ नहीं आती है उसमें थोड़ा सा मेहनत करो, लेकिन ये नहीं कि पूरा समय उसी में झोंक दो, क्योंकि और भी जो पार्ट हैं उसमें आप मेहनत कर सकते हो। देखो जैसे CDP है, वो आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों में पूछी जाती है। वहीं अगर हम बात करें EVS, अगर आपने NCERT फॉलो की, NCERT आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो EVS उससे बाहर कहीं नहीं जाता है, यकीन मानिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रखा है। एंड अगर आपने हिंदी पढ़ ली तो पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी आपके हर जगह काम आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हिंदी की पेडागोजी भी आप आराम से समझ जाएंगे। तो यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, सो राइट आंसर हमारा होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ जैसे योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में जो दिए गए सवाल हैं उनको हल करने के लिए विद्यार्थी का जो दक्षता है उसका असेसमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न जो शीर्षक होते हैं उनमें सवाल हो सकते हैं, जैसे सवाल का बोधन है, ठीक है, निष्पादन की जाने वाली समाधान है, ठीक है, सवालों की यानी समस्या का समाधान है, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो अगर हम बात कर सकते हैं तो इन शीर्षकों से अभ्यास सवाल पूछे जा सकते हैं, किससे किससे, सवाल का बोधन, निष्पादन की जाने वाली प्रक्रिया की पहचान हो गया, समस्या की क्या हो गई, गणितीय रूप में निरूपण हो गया, ठीक है, और सवाल का समाधान हो गया। तो इन शीर्षकों से हम अभ्यास सवाल पूछ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके राइट आंसर हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, एक सेकेंड, हाँ जी, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझने के लिए कि शेष हमेशा विभाजन से कम होता है, अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना, और स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। वहीं ऑप्शन नंबर सी है
वस्तुओं को विभाजन के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजन से क्या है, कम है। और ऑप्शन नंबर जो डी है, श्याम पट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये आपके क्या हैं, ऑप्शंस हैं, एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। कलर मैं चेंज कर करके आपको कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर रहे। यस, बढ़िया है। ये आपके जो ऐसे है ना, काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे कलर दे रखे हैं। चलो आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं ये काम करती हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा करने में। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आई होप आपने राइट आंसर दे दिया होगा। ये है ऑप्शन नंबर डी। कितना बढ़िया लग रहा है ऐसा कॉलम, है ना। तो चलिए, आपने आई होप आंसर दे दिया होगा, इसका आंसर क्या होगा। सो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वस्तुओं का विभाजन के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजन से कम है। तो ये आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो केवल राइट आंसर को ही देखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो विद्यार्थी को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उसका उचित उपागम यही है कि हम वस्तुओं को विभाजक के जो गुणज हैं उनमें समूहीकृत कर दें, ठीक है। और प्रदर्शित करना कि हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वो क्या है, विभाजक से कम है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि इसके शब्द भी मैथ वाले ही हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे ना, तो यही शब्द धीरे धीरे आपको इजी लगने लगेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संख्या जैसे आप जानते हैं 2005 मानती है कि गणित की चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है और इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ऑप्शन बी है, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना। ऑप्शन आपके सी हैं, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना। और ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए फिर राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ठीक है। क्वेश्चन देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ अगर हम बात करें, तो पहली बात तो देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कभी भी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही नहीं होगा। देखो, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना यानी आप स्पेशल कोचिंग प्रोवाइड कराओगे स्टूडेंट को, ये तो बहुत गलत होगा। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्रक देना, बहुत सारे देना, अरे एक लिमिटेशन होती है, आप ढेर सारे उनको सवाल दे दोगे। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, ठीक है, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, ठीक है, और हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना और विद्यार्थी को चर्चाओं में क्या करना, शामिल करना। जितना ज़्यादा आप डिस्कशन करोगे, जितना ज़्यादा बातचीत करोगे, यानी जितनी ज़्यादा आप चीज़ें डिस्कस करोगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा बच्चे उस चीज़ों से अपने आप को जोड़ पाएंगे और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों को जो वास्तविक दुनिया है उससे जोड़ने का काम करते हैं, जिससे बच्चे अपने आप को चीज़ों से रिलेट कर पाएँ। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कक्षा सेकेंड में, ठीक है,
अबेकस का प्रयोग डैश 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 में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने और डी है स्थानीय मान की महत्ता को समझने। तो क्वेश्चन देखिए एंड देन राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो साइड से अगर आपको थोड़ा बहुत वॉइस आ रही हो तो क्योंकि बात यह है कि रोड के किनारे घर होता है ना, तो गाड़ी चलने की या कुछ कोई बेच रहा है तो उसके आने की वॉइस आ सकती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगी कि सीटेट से संबंधित जो क्विजेज़ वगैरह होती हैं, केवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या और टीचिंग एग्ज़ाम की, रीट वगैरह की, DSSB की, सो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे। देन अगर हम बात करें तो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम क्विजेज़ वगैरह करते हैं, डेली क्विजेज़ होती हैं। आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है वो क्वेश्चन भी आप क्लैरिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लास से संबंधित जो नोटिफिकेशन है, जो आपकी पीडीएफ्स वगैरह हैं, अब जैसे मान लो ये क्लास हुई है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक तो आपका ग्रुप है जहाँ पे वैसे क्विज होती है, एंड अगर हम बात करें एक चैनल है, तो मैं दोनों की लिंक आपको दे दूंगी और आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ना ओपन हो, कई बार साइट का प्रॉब्लम होता है और ओपन नहीं होता, तो आप क्या कीजिएगा कि चैनल का नाम भी सर्च कर सकते हैं एंड आप वो लिंक को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, तो भी आपका ओपन हो जाएगा एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर दोबारा आपको पीडीएफ वगैरह रिपीट करनी है, देखना है, दोबारा चीज़ें सॉल्व करनी है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये आपकी पहली क्लास है आपके मैथ सेशन की, क्योंकि मैथ सेशन में मैं फर्स्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि मैथ की जो पेडागोजी भी है वो भी थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट लग रही होगी, क्योंकि मैथ की जो पेडागोजी है उसमें भी मैथ की ही वर्ड हैं, तो वो थोड़ा सा हमें कठिन लगते हैं। तो इसलिए मैंने केवल 10 क्वेश्चन ही आज की जो सेशन है उसमें इंक्लूड किया है। लेकिन नेक्स्ट जो आपका सेशन आएगा उसमें मैं और भी क्वेश्चन इंक्लूड करूँगी पेडागोजी के, और जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर हम बात करेंगे, अब यहाँ हम लोग ईवीएस की भी आपकी पेडागोजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। एंड केवीएस का भी बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए भी आपको पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि केवीएस की तैयारी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, और अगर हमने अभी भी केवीएस के लिए वेट किया कि जब आएगा तभी स्टार्ट करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और लगातार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लगातार प्रैक्टिस सेशन और सीटेट से संबंधित जो आपकी थ्योरी वगैरह आती हैं उससे रिलेटेड आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें बताई जाएंगी। यूट्यूब पे फ्री है, कुछ नहीं लगना है, सिर्फ आपको अपना टाइम देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे ये होगा जब भी मेरी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने रिलेशन वालों के पास शेयर कीजिए, जिससे ये सेशन अदर लोगों तक पहुँचे। और कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर भेजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आप कैसी और क्वेश्चन चाहते हैं और किस सब्जेक्ट की चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, ये भी आप बता सकते हैं, तो मैं उस चीज़ों से संबंधित भी आपके लिए लेके आऊँगी। तो यहाँ मेरी तरफ से तो कोशिश यही है कि लगातार सेशन आपको दिए जाएं, जिससे आपको हेल्प मिले, कि आपको कोचिंग ना लेनी पड़े, आपको पैसे ना पे करना पड़े। तो यहाँ पे मेरी तरफ से तो यही कोशिश है, बट आपका सपोर्ट थोड़ा सा चाहिए होगा। आप अपना कीमती समय दीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर मेहनत करूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी होगी आपकी ईवीएस से संबंधित। तो ईवीएस सीडीपी से संबंधित आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, जहाँ पे हम जो आपकी सीडीपी है उसकी थ्योरी क्लास करेंगे, एंड अगर हम बात करें ईवीएस की तो उसकी पेडागोजी करेंगे।
तो चलिए आज की रही ये क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।